हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने अमेजिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो कि है बियॉन्ड द बोर्ड्स। और आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर कहीं न कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस भी बनता है। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है तो ये चैप्टर आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा तब तक हम इनऑर्गेनिक में घुस नहीं सकते, अच्छे से उस पे कमांड नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ कि एकेडमिकली इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो कहानी है बहुत सारे साइंटिस्टों के योगदान की, जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया और बहुत सारी फेलियर्स की, बहुत सारी सक्सेसेस की। तो इस चैप्टर से पता चलेगा कि सक्सेस का या अचीवमेंट का कोई लेवल नहीं होता है। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे तो वो आप उतना ही पाते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो अंत किसी चीज़ का नहीं है। जैसे एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इतने प्रयासों के बाद एटम की कुछ एग्ज़ैक्ट स्ट्रक्चर का पता चला है जो कि अभी भी क्वेश्चनेबल है, और इसमें आगे और भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं, जो कि टाइम के साथ और साइंटिस्टों के एफर्ट के साथ में भी फ्यूचर में कुछ और हम रिवील कर पाएँ। तो ये तो ये चीज़ है। दूसरा, आपको ये पता चलेगा इस चैप्टर से कि दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है। मीन्स कोई चीज़ कितनी छोटी हो सकती है, कोई कितनी बड़ी हो सकती है, वो हम आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एटम की बात करो तो एटम जो है वो इतना छोटा है कि वो फर्दर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और उनसे भी ये पार्टिकल भी आगे और छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनके ऊपर अभी भी डिस्कवरी चल रही है। और अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो पार्टिकल हैं, ये भी आगे किसी दूसरे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो इसका अंत कहाँ पे है? वी डोंट नो। और अभी तक हम जान नहीं पा रहे हैं। जैसे-जैसे मतलब साइंस डेवलप हो रही है, तो हम और ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, छोटी चीज़ों का पता लगा रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों का पता लगा रहे हैं, जैसे स्पेस में कि कोई भी चीज़, कोई भी प्लैनेट कितना बड़ा हो सकता है। दिस इज़ द फैंटास्टिक जर्नी ऑफ द साइंस। यहाँ पे आप मतलब बहुत ऐसी चीज़ें इस चैप्टर से सीखोगे कि किस तरीके से साइंटिस्टों के माइंड में थॉट्स आते हैं, तो वो किस तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं, किस तरीके से दूसरों से आइडिया लेते हैं, फिर अपने आइडिया पे काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इन्हीं सब चीज़ों के साथ। आई होप कि ये जर्नी बहुत अमेज़िंग होने वाली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एटम जिन छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हम सबसे पहले इनकी डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास और चार्ज का रेशियो क्या है, यानी कि चार्ज टू मास का रेशियो क्या है। ये जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता लगाएँगे। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से फिर साइंटिस्टों के सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि अरे, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो डिस्कवर कर लिया है। व्हाट अबाउट देयर अरेंजमेंट? तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अरेंज कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होगी, जो कि है एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। और यहाँ पे बहुत साइंटिस्टों के बहुत सारे प्रयास होंगे, जहाँ पे वो कुछ अपना एफर्ट्स देंगे, जिसमें सक्सेस होंगे, कुछ फेलियर होंगे। तो इसी में सबसे पहले जो है थॉमसन का मॉडल हम देखेंगे एटम का। फिर इसमें कुछ कमियाँ होंगी वो पढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आएगा। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद हम एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होता है और साथ में आइसोटोन्स क्या होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइनली पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कमियाँ थी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल के साथ जो कमियाँ थी, उसके साथ-साथ कुछ डेवलपमेंट भी हो रही थी साथ के साथ। तो डेवलपमेंट क्या थी
कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, उसकी वेव नेचर होती है। तो ये साइंटिस्टों को पता चला। साथ के साथ ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनके अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है। मीन्स दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कोई भी रेडिएशन जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है। यानी कि जो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें जो सन से सनलाइट मिल रही है, दैट इज ए पार्ट ऑफ रेडिएशन। तो वो रेडिएशन तो है ही है, वेव तो है ही है, साथ के साथ वो पार्टिकल भी है। और अमेजिंग फैक्ट ये है कि हमें ये पता चलेगा कि एनर्जी हमें पैकेट्स की फॉर्म में मिलती है और हमें एनर्जी कंटिन्यू नहीं मिलती। तो ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर उसके बाद हम जो एटम होता है, एटम के अंदर जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है अलग-अलग ऑर्बिट्स के अंदर। तो उन ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, मीन्स फिक्स्ड होती है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे, साथ में हम यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रा क्या है? जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं और उसके ऊपर लाइट को डालते हैं, तो ये लाइट को 7 कलर में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। तो इस तरीके से जब भी एटम, जो हाइड्रोजन का एटम है, उसके ऊपर भी हम कोई लाइट गिराएँगे, तो क्या होगा? हमें कुछ डिफरेंट कलर्स देगा, एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। तो उसको बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो किसी भी एटम के लिए हो सकता है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मिलके हमें लेके जाएँगी बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो उसके बाद हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और यहाँ से बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से बोहर ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। फिर बोहर ने काफ़ी बहुत सारी बातें बताई, बहुत सक्सेसफुल मॉडल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, जो कि उसके बाद हम उन कमियों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथ के साथ जब बोहर का मॉडल चल रहा था, तो फिर से कुछ डेवलपमेंट्स चल रही थी। तो वो डेवलपमेंट्स क्या थी? पहली थी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। वॉव! ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि ये हमें बताता है कि कोई भी पार्टिकल जो है, वो मैटर तो है ही है, साथ के साथ वो वेव भी हो सकता है और वेव वेव है और वो डिपेंड करेगा उसके साइज़ के ऊपर। जैसे हम लोग हैं, इंसान है, कोई कार है, बस है, दे कैन आल्सो फॉर्म ए वेव, बट डिपेंड करेगा कि उनकी वेवलेंथ क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो वेव भी हो सकती है, वो पार्टिकल भी हो सकती है और वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जिसको हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद फिर आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहेगा कि कोई भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन को या मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, जो कि क्लियरली ये बताएगा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज़ हैं, जैसे लॉज़ ऑफ मोशन, ये छोटे पार्टिकल के ऊपर नहीं लग सकते। तो यहाँ से जो बोहर की मॉडल की मल्टीप्लीथ होती है, यानी कि उसकी फेलियर आती है, तो ये बोहर का मॉडल इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इस वजह से फिर पिक्चर में आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। माय गॉड! क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये डाउट पैदा कर देगा हमारे दिमाग में। मतलब ये सोचने पे मजबूर कर रहा है ये मॉडल कि क्या हर चीज़ कोई मैटर है? या फिर वो दैट इज़ ओनली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? लाइक हम इंसान हैं, क्या हम इंसान एक हार्ड मास हैं? या फिर हम एक एनर्जी का कलेक्शन हैं? तो यहाँ से ये सब चीज़ें जो हैं, वो हमें थोड़ा-सा मतलब आइडिया मिलेगा जब क्वांटम मॉडल को पढ़ोगे, तो एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें पता नहीं चलेगी, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो कुछ इसी तरीके से बयाँ करता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, तो दे मे और मे नॉट बी रियल, दे मे बी सम वर्चुअल और कलेक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो डेफ़िनिट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोज़ीशन है एटम के अंदर, वो डेफ़िनिट नहीं है। वो एक प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे हो सकता है और इसी प्रोबेबिलिटी को बताता है ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पे ऑर्बिटल का कांसेप्ट पढ़ेंगे और साथ के साथ हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर एक तरीके से
किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की जो पॉसिबिलिटी है या उसका जो एड्रेस है वो हमें बताता है। जैसे किसी भी इंसान का एक एड्रेस होता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बताता है। फिर हम पढ़ेंगे कि इन जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम हो, उनकी शेप्स क्या होती है, यानी कि वो न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके की शेप बनाते हैं और उनकी एनर्जी क्या है। और फाइनली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, यानी कि एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किया जाता है और उनके पीछे क्या-क्या रूल्स हैं। और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती हैं, कुछ अनस्टेबल होती हैं, तो उनके पीछे क्या रीज़न है? तो कौन-सी स्टेबल होंगी, कौन-सी अनस्टेबल होंगी, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ से हम देखेंगे एक बार मोटा-मोटा कि एटम की डेवलपमेंट कैसे हुई। सबसे पहले जो है डाल्टन ने 1803 में अपना मॉडल दिया था एटम का, जो कि बोल रहा था कि एटम एक स्फीयर की तरह है। उसके बाद जे.जे. थॉमसन ने बोला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कि एटम जो है वो ऐसा नहीं है, वो एक स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और बाहर जो पूरा स्फीयर का आउटर है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने कुछ डिस्कवरी की, उसने अलग मॉडल दिया, फिर नील बोहर ने उसमें कोर मॉडिफिकेशन की, फिर डी ब्रोगली का कंसेप्ट आया, हेजनबर्ग प्रिंसिपल आया, तब क्वांटम मैकेनिकल ने एक नया एटम का मॉडल दिया जो कि प्रेजेंटली हम पढ़ते हैं और जो कि मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। अब कितना एक्यूरेट है ये तो फ्यूचर बताएगा, क्योंकि अभी तक हम इसी को एक्यूरेट मान के चल रहे हैं। तो इस तरीके से एटम की जो है वो जर्नी कंप्लीट होती है। तो अब हम इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। अब देखिए, आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले पढ़ ली है फर्स्ट चैप्टर में। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो कि इंडिविजिबल है, यानी कि जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो भी कोई मैटर है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? ऑब्वियसली एटम है। और एटम जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और डिवाइडेड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब चाहे कोई केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी है, तो एटम को ना आप पैदा कर सकते हो, ना तोड़ सकते हो, और ना ही उसको डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद डाल्टन बोल रहा था कि जो भी एक एलिमेंट है उसके सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। ये बात उसने बोली। फिर उसने ये भी बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, मतलब वो हर तरीके से डिफरेंट होंगे। ये चीज आपको पता होगी, ये पढ़ चुके हो आप। फिर उसके बाद उसने बोला कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करते हैं होल नंबर रेशियो में, और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी बात ठीक है। उसने ये भी बोला कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी जो उसने 1803 में दी थी, इसके अकॉर्डिंग एटम जो है एक सॉलिड स्फीयर था जो कि हार्ड है, हर तरीके से हार्ड है, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, ऐसा उसका मानना था। और इसके ये जो पहले 4 पॉइंट मैंने रेड किए हैं कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि इंडिविजिबल है, और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के वो सेम होते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। तो ये चारों की चारों बातें जो हैं वो कहीं न कहीं गलत थी, इनमें कुछ लिमिटेशंस थी। अब डाल्टन ने तो ये बोल दिया कि एटम जो है उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर कोई पार्टिकल छोटे है नहीं है, बट साथ ही साथ उस टाइम कुछ बातें चल रही थी। जैसे साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक ग्लास रोड को इबोनाइट ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, ऐसे रब करें, तो क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते हैं। उस टाइम चार्जेस का नहीं पता था, बट ये पता था कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो
कि जब हम अपने बालों में किसी पेन को ऐसे घिसाते हैं और घिसाने के बाद अगर हम पेपर को उठाएँ, छोटे-छोटे पेपर को पीसेस को, तो वो पेन उसको उठा लेता है ना? ये चीज़ आप लोगों ने बचपन में की है ना? सबने किया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अब क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि ये पेन जो है पेपर को कैसे उठा पा रहा है? जबकि आप ऐसे यहाँ पे घिसे बिना अगर पेपर को उठाओगे तो वो नहीं उठा पा रहा था। तो हुआ क्या होगा? कभी आपने सोचा है? तो हुआ क्या था कि जब आप पेन को बालों में घिसा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि बालों के साथ पेन के घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। वो हीट जो है वो किसी एक से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही थी। मतलब क्या होता है कोई भी सब्सटेंस जो है, वो देखिए इस तरीके से है मतलब वो एटम से मिलके बना है। उस टाइम तो हमें नहीं पता था बट अभी हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं, तो जब आप इस चीज़ को रब करोगे तो एटम के सरफेस से क्या होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएँगे तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे यहाँ पे इस केस में आपने जब ग्लास को रब किया सिलिकॉन के साथ, तो ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए? सिलिकॉन के या सिल्क के कपड़े पे चले गए। तो यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव और आज हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो उस टाइम नहीं पता था। उनको तो सिर्फ ये पता था कि ऐसे रब करने से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जब ऐसे कपड़े को झाड़ते हैं हम अंधेरे में खासकर सिल्क के कपड़ों को या टेरिलिन के कपड़ों को तो उनमें से कुछ स्पार्क निकलती है तो वो भी मतलब उस टाइम साइंटिस्टों को दिमाग में खटकी होगी इस टाइप की चीज भी कि स्पार्किंग कहाँ से हो रही है इसी तरीके से जब इबोनाइट रोड को एनिमल फर के साथ रगड़ा जाता है तो इबोनाइट रोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उन्होंने सोचा होगा कि ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो हो ना हो, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। अब वो क्या ट्रांसफर हो रहा है? अगर एटम ट्रांसफर हो रहा होता पूरा का पूरा, तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करते। इसका मतलब कि एटम के अंदर कोई छोटी चीज़ है, जो ट्रांसफर हुई है और जो इन दोनों को अब अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से उस टाइम लोगों ने सोचा। इसके साथ के साथ फ़ैराडे जो है, वो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस पे काम कर रहा था। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट देके कोई रिएक्शन करवाते हैं, उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हो। क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी का पता चल गया था और फ़ैराडे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा था। तो उस टाइम तक हमें ये पता था कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक इलेक्ट्रोड चाहिए होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में प्लस 2 में बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक ऐसी मेटल या ग्रेफाइट की रोड है या प्लेट है, जो करंट को जिसमें करंट एंटर करता है और फिर इलेक्ट्रोलाइट की तरफ छोड़ देता है। मतलब या तो यहाँ से करंट एंटर करेगा बैटरी से होते हुए और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे छोड़ देगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कोई मेटल की रोड या छड़, रोड या प्लेट जो करंट को पास होने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, जो या तो पानी में डालने के बाद या फिर वो उसकी मोल्टन फॉर्म में, यानी कि उसको पिघलाने के बाद, अगर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोड को 2 इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में रखते हैं और उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, जिस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम बोलते हैं एनोड, ये चीज़ याद रखना। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं कैथोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो मैंने कॉपर लिया है, तो क्या होगा एक तरफ से जो एनोड साइड है वो वहाँ से कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आने लग जाएगा। तो ये रोड धीरे-धीरे पतली होती जाएगी, घिसती जाएगी और इधर कुछ कॉपर जो है वो डिपॉज़िट हो जाएगा अगर मैं कॉपर का एग्ज़ाम्पल लूँ तो। तो यहाँ पे कॉपर डिपॉज़िट हो गया, यहाँ से कॉपर हट गया। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ मटेरियल जो है वो डिपॉज़िट हो रहा है और यहाँ से कुछ मटेरियल हट रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब कि कोई
छोटा पार्टिकल है जो ये सब करवा रहा है। तो वहीं से साइंटिस्टों का दिमाग खनका और उन्होंने सोचा कि हो ना हो एटम जो है उसके अंदर कोई छोटे पार्टिकल्स हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयास किया, और जे जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और कैसे की, चलिए तो अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले फैराडे और विलियम क्रूक, ये दो फिजिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। और ये क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश कर रहे थे गैसेस के थ्रू। कहने का मतलब क्या है, उस टाइम तक साइंटिस्टों को ये पता था कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रोलाइट से भी पास होती है। तो क्वेश्चन ये था कि गैस के अंदर तो पास हो नहीं सकती, तो क्या कोई ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन है, ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिससे गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। और ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आ रहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से। एक्चुअली क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने देखा कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली जो है वो अर्थ पे आके गिर जाती है। और आपको पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां पे तो एयर का प्रेशर बहुत कम होता है, यानी कि एयर है बट प्रेशर कम होता है ऊपर, और जैसे जैसे अर्थ के पास आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर वो बिजली अर्थ तक आ सकती है गैस के थ्रू कंडक्ट होके, तो उसने आइडिया लगाया कि हो ना हो गैसेस किसी ना किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती होंगी। तो वहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो माइकल फैराडे हैं और विलियम क्रूक्स हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब्स एक्सपेरिमेंट्स किए। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये क्या काम कर रहे थे, दे आर वर्किंग वो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस, मतलब वो गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश कर रहे थे। वो चेक कर रहे थे कि क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। देखिए, तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब एक सील्ड ट्यूब होती है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ये इस तरीके से। इसके दो तरफ दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो एक इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको हम एनोड बोलते हैं। ये लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ की ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को एक आउटलेट के साथ जोड़ा जाता है और उसको आगे वैक्यूम पंप के साथ लगाया जाता है। अब वैक्यूम पंप का काम क्या है, वैक्यूम पंप जो है इस ट्यूब के अंदर जो गैस है या जो एयर है उसको सक कर लेता है, खींच लेता है, ताकि ये अंदर से क्या हो जाए, खाली हो जाए, या यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाए। तो ये वैक्यूम पंप का काम होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो सील्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसके जो कि फिटेड होती है टू मेटल इलेक्ट्रोड से। इसमें एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, एक एनोड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और एक गैस इसके अंदर डाली जाती है लो प्रेशर के ऊपर। अभी प्रेशर लो क्यों रखते हैं वो अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पे हाई वोल्टेज दी जाती है, क्योंकि गैस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी ताकि वो थोड़ा सा कंडक्टिव हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि जे जे थॉमसन ने क्या किया, यानी कि जो जे जे थॉमसन ने स्पेशली कुछ नया नहीं किया था। उन्होंने माइकल फैराडे और विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को फर्दर मॉडिफाई किया। तो उसने क्या किया, उसने यही डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर गैसेस के बिहेवियर को नोट किया, और बाद में पता चला कि कुछ रेज जो है वो कैथोड की तरफ से निकल रही हैं, जिनको उसने कैथोड रेज का नाम दिया, और बाद में इनको ही इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि उसने एक्चुअल में क्या क्या किया, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन ने ये देखा कि जब गैसेस को 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर रखा जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी कि यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे कोई गैस है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। और उसने इसमें क्या किया,
बैटरी के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे 10,000 वोल्टेज का पोटेंशियल दिया। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नो करंट फ्लोज, नथिंग, ही ऑब्जर्व्ड नथिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? इसका रीजन ये था कि देखिए, जैसे यहाँ पे गैस क्या थी, 1 एटमॉस्फेयर पे थी। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कि यहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था। गैस का प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या था कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे। तो हुआ क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, क्योंकि ये वोल्टेज नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है, जब आप इसको हाई पोटेंशियल दोगे, नेगेटिव पोटेंशियल दोगे, तो क्या करेगा, इसके पास, एटम के पास एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस साइड क्या है, इस साइड है पॉजिटिव टर्मिनल, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव उसको पुश करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड टू एनोड मूव करेंगे, कैथोड के इलेक्ट्रोड से निकल के, है ना। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि आप ये बताओ कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है। तो कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड मटेरियल। जो भी आपका कैथोड का मटेरियल है या इलेक्ट्रोड है, वो इसका जनक दाता होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1 एटमॉस्फेयर पे क्यों कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है इस तरीके से। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो वो एटम से टकराया, गैस के एटम से या मॉलिक्यूल से। जैसे ही टकराएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो फिर भी थोड़ा-सा हिम्मत करके आगे बढ़ा, फिर से किसी दूसरे एटम से टकरा गया। तो इतने गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन था वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे मीन प्री फ्री पाथ जो है वो बहुत छोटा है, छोटे से डिस्टेंस तक ही मॉलिक्यूल मूव कर पा रहा है ड्यू टू हाई कोलिजन। तो इस वजह से 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। तब जे जे थॉमसन ने क्या किया, उसने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो अब प्रेशर उसने कितना रिड्यूस किया, 10 टू पावर -2 एटमॉस्फेयर। एंड आप सोच के हैरान हो जाओगे, अमेजिंगली जैसे ही 10 टू पावर -2 प्रेशर हुआ, तो ये ट्यूब जो है वो ग्लो करने लग गई, चमकने लग गई, है ना। तो वो तो हैरान हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है। तब उसने देखा कि इसके अंदर जो चमक आई है वो जो आपने गैस ली है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि द ग्लो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नियोन गैस लेते हो तो यहाँ पे जो ट्यूब में कलर आता है वो ऑरेंज रेड आता है। अगर हाइड्रोजन लेते हो तो पिंक हो जाता है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हीलियम लेते हो तो येलो हो जाती है, आर्गन लेते हो तो ब्लू वोयलेट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया तो ये ग्लो क्यों आया? ये ग्लो इसीलिए आया क्योंकि अब क्या हुआ, आपने प्रेशर कम किया है। प्रेशर कम करने का मतलब क्या है कि आपने गैस के मॉलिक्यूल को वहां से हटा दिया। पहले इतनी भीड़ थी फर्स्ट केस में, अब गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं। अब कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया कैथोड टू एनोड जाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड तक जाने लग गए। तो उस टाइम तक हमें ये पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कुछ रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी, हम इनको रेज ही बोलेंगे अभी। तो वो रेज गई और वो रेज जो है वो कलर्ड जो है दिखाई दी। और कलर क्यों दिखाई दे रही थी, देखो कलर होने का रीजन क्या था, यहाँ पे कोई गैस थी, लेट्स से मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हीलियम गैस थी। अब ये हीलियम येलो क्यों दिखेगी, तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन टकराएगा इस हीलियम से, तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है कि हीलियम का जो एटम है वो एक्साइट हो जाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक्साइटेशन क्या है। एक्साइटेशन स्टेट जो है वो टेम्परेरी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और फिर क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है तो वापस फिर उसी फॉर्म में वापस आ जाता है।
अब इसमें बहुत कम टाइम का गैप होता है, तो ये कुछ एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर कुछ एनर्जी को छोड़ता है और एनर्जी जो है वो रेडिएशन का काम करती है, यानी कि रेडिएशन की फॉर्म में होती है और रेडिएशन का एक कलर होता है। तो इस वजह से हमें वो कलर दिखाई देता है। तो क्यों कलर दिखाई दिया? क्योंकि वहां पे एटम का एक्साइटेशन हुआ है, गैस के एटम का एक्साइटेशन हुआ है। ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक और वो अपने साथ ले आया, तो दो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ गए, मतलब एनोड की तरफ बढ़ गए। और जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसकी तरफ मूव करेगा? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि जैसे यहाँ पे कोई गैस थी, फॉर एग्जांपल हीलियम, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। या तो हीलियम का एटम इलेक्ट्रॉन से टकरा के एक्साइट हो जाए, जब एक्साइट होगा तो वापिस आएगा तो कोई कलर देगा, तो इस वजह से यहाँ पे हमें कलर्ड ट्यूब अपीयर होगी, यानी कि ट्यूब के अंदर एक कलर दिखेगा। दूसरा हो सकता है कि वो इस हीलियम एटम को आयंस में चेंज कर दे, वन पॉजिटिव या टू पॉजिटिव, और अब ये क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे? वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो आई होप यहां से आपको ये बात समझ में आई। फिर उसने क्या किया? प्रेशर को और कम कर दिया। इस बार उसने प्रेशर 10⁻⁴ मीटर कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली फिर से यहाँ पे जो ग्लो हो रहा था ट्यूब के अंदर वो गायब हो गया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तो ये गायब क्यों हो गया? तो गायब इसलिए हुआ, देखो सिंपल सी बात है कि पहले गैस के मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा थी जब वो एटमॉस्फेयर प्रेशर था, 10⁻⁻² पे कम होगी। अब 10⁻⁻4 पे बहुत कम हो गई है। अब जब गैस के मॉलिक्यूल की संख्या बहुत कम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा, सॉरी, रेज बोलेंगे अभी, तो रेज जो है वो सीधा सीधा कैथोड से कहाँ पे मूव कर सकती हैं? एनोड पे मूव कर सकती हैं। उनके पास कोई रास्ते में इतनी खास रुकावट है ही नहीं है। तो अगर रास्ते में रुकावट नहीं है, वो गैस के मॉलिक्यूल से कम टकरा रहे हैं, कम टकराएंगे तो इलेक्ट जो एटम्स हैं गैस के वो एक्साइट नहीं होंगे या आयनाइज नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, तो इस वजह से वहां पे कलर दिखाई नहीं देगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है, अब फिर कैसे चेक किया जाए कि क्या अब भी रेज निकल रही है? क्योंकि रेज तो दिखाई नहीं दे रही है, कलर से तो थोड़ा आइडिया लग रहा था कि रेज आ रही है, अब तो पता ही नहीं चल रहा है। तो अब क्या किया जाए? कैसे पता किया जाए कि क्या वास्तव में कैथोड की तरफ से रेज आ रही है? तब जे थॉमसन ने क्या किया, उसने जो एनोड है उसको परफोरेटेड ले लिया। परफोरेटेड का मतलब क्या है? जिसमें सुराख हो। तो ऐसे उसने एक एनोड लिया जिसके अंदर सुराख हो। अब साथ के साथ उसने क्या किया, एनोड की तरफ एक स्क्रीन लगा दी। यहां पे एक स्क्रीन लगा दी जो कि थी किसकी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है ना। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं? फ्लोरोसेंट वो मटेरियल होते हैं जो हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लो एनर्जी की रेडिएशन को छोड़ देते हैं उसी टाइम। तो इस वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जब किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल से इलेक्ट्रॉन टकराता है या कैथोड रेज टकराती है तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ एनर्जी अपने पास रख लेते हैं और कुछ थोड़ी सी एनर्जी वापस दे देते हैं। तो वो जो एनर्जी वापस देंगे तो किसकी फॉर्म में देंगे? ऑब्वियसली रेडिएशन की फॉर्म में देंगे। और रेडिएशन का एक कलर होता है ना। तो इस प्रोसेस को हम फ्लोरसेंस बोलते हैं, है ना। और इस पर्टिकुलर केस में जब जिंक सल्फाइड के साथ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसको हम सेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटिलेशन का मतलब है कि वहां पे चमक हो रही है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन के टकराने से। तो देखिए क्या यह हुआ, इसने एनोड को परफोरेटेड ले लिया और पीछे क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। तो हुआ क्या, जब कैथोड रेज आई तो ये एनोड से पास हो गई क्योंकि वहां पे तो होल थे, खाली जगह थी। और जैसे ही वो यहाँ पे टकराई जिंक सल्फाइड के साथ तो यहाँ पे ग्रीनिश कलर अपीयर हुआ। अब ये कलर क्यों अपीयर हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें ये पता था कि जिंक सल्फाइड जो है वो एक
फ्लोरोसेंट मटेरियल है और कलर वो तभी दे सकता है जब उसके साथ कोई चीज टकराएगी, और जो अगर कोई उससे टकरा रहा है तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एनोड की तरफ है तो कहाँ से आई होगी, वो एन कैथोड की तरफ से आई होगी। तो ये जो आइडिया था ये भी बता रहा है कि रेज कहाँ से आ रही हैं, कैथोड की तरफ से आ रही हैं, और ये भी बता रहा है कि रेज आ रही हैं। अगर नहीं आती तो यहाँ पे जो है सेंटिलेशन या ग्लो नहीं आता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस कंसेप्ट से, इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन को ये क्लियर हो गया कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड की तरफ से आ रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, है ना। और इन्हीं रेज को उसने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कैथोड रेज क्या है। तो कैथोड रेज आर द रेज which are originated from the cathode material and that moves from cathode to anode inside the discharge tube। तो डिस्चार्ज ट्यूब में वो रेज जो कैथोड से पैदा होके कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कैथोड रेज का आपको डेफिनेशन भी दे दी कि द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, दैट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू द एनोड। तो पार्टिकल्स की वो स्ट्रीम जो कैथोड से एनोड की तरफ इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब मूव करती हैं जब आप एक सफिशिएंटली हाई वोल्टेज और रिड्यूस्ड प्रेशर लगाते हो, तो उसी को हम बोलते हैं कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स। अब ठीक है, अभी हम इसको रेज बोल रहे थे तो हम इसको पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्या रेज पार्टिकल हैं? ये तो इंटरेस्टिंग बात है ना। तो चलिए अभी इसी का हम जवाब देंगे प्रॉपर्टीज में। तो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये सबसे पहले जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया। अब इससे ये भी पता चलता है कि कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट हुई है और एनोड की तरफ मूव कर रही है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या किया उसने, ये जानने के लिए क्या कैथोड रेज सच में स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तो उसने क्या किया, कैथोड और एनोड के बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। जैसे यहाँ पे उसने, ये देखिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। तो अब आपको ये पता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर आप यहाँ से लाइट डालोगे तो इसकी जो शैडो है वो कहाँ पे बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। अगर मैं इसको, मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं लाइट मेरी यहाँ से इधर से पड़ रही है तो शैडो इस साइड बनेगी। अगर लाइट मेरे फेस से इधर पड़ रही है तो शैडो आपकी तरफ बनेगी, है ना। तो ऐसे ही उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लगाया और पीछे जेड एन स्क्रीन लगा दी। तो उसने देखा स्क्रीन के ऊपर इस शेप के जैसी शैडो बन गई। और शैडो कब बनती है, जब रेडिएशन या लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहां से उसको पता चला कि कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक बात, दूसरी बात, इससे ये भी पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड की तरफ से आ रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। तो कैसे पता चल रहा है, सिंपल सी बात है भैया, ये जो शैडो बनी है वो पीछे की तरफ बनी है। तो इसका मतलब अगर इधर शैडो बन रही है तो इसका मतलब क्या है, रेज किधर से आ रही है, इस साइड से आ रही है। अगर इधर शैडो बनती तो रेज की तरफ से आती, इस तरफ से आती, ऐसे आती, है ना। तो अब क्योंकि शैडो इसके लेफ्ट की तरफ बनी है तो इसका मतलब रेज इस साइड से आ रही है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। तो यहां से हमें दो बातें पता चल गई कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और कैथोड रेज कैथोड की तरफ से ही आती हैं। दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज जो है दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो मैंने अभी बोला था कि कैथोड रेज जो है मटेरियल पार्टिकल से बनी है, उसका कैसे पता चला। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के रास्ते में एक हल्का व्हील लगा दिया। हल्का व्हील जैसे माइका का व्हील लगा दिया। माइका जो है बहुत हल्का मटेरियल होता है। तो उसने देखा कि जैसे ही कैथोड रेज यहाँ पे इस माइका के व्हील से टकराई तो व्हील जो है वो घूमना शुरू हो गया, व्हील रोटेट करना शुरू कर गया। अब सिंपल सी बात है यार, मतलब आप एक फैन ले लो, कोई छोटा सा फैन ले लिया या कोई ऐसा व्हील ले लिया, आप उसके ऊपर लाइट गिराओ,
क्या लाइट गिराने से फैन मूव करेगा? है ना? ऑब्वियसली नहीं करेगा। बट अगर आप उस फैन के ऊपर तबीयत से एक पत्थर मार दो और वो उसके व्हील से टकराए तो क्या होगा? व्हील मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मूवमेंट के लिए यानी कि मैकेनिकल वर्क करने के लिए हमें कोई पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। तो यहां से साइंटिस्टों का दिमाग खनका कि हो ना हो कैथोड रेज के अंदर भी पार्टिकल नेचर है। तो इसका मतलब वो मटेरियल्स से बनी है यानी कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कैथोड रे जो है किससे मिलकर बनी है? मटेरियल पार्टिकल से। और उसका प्रूफ क्या है? क्योंकि वो धक्का लगा पा रही है किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को मूव करवा पा रही है यानी कि मैकेनिकल वर्क कर पा रही है। तो यहीं से मतलब कंफर्म हुआ कि कैथोड रे जो है वो मेटेरियल पार्टिकल से बनी है। और दूसरा ये भी ये बताता है कि वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, क्योंकि रोटेशन जो है वो क्या हो रही है? मतलब इस डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है। तो वो कोई इतने बड़ी बात नहीं है, पॉइंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, कैथोड रेज जो है दे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए उसने क्या किया, कैथोड रेज के लिए उसने पीछे तो लगा दिया जेड स्क्रीन और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ नेगेटिव पोल या नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो है लो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे दिया, यानी कि लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो जैसे ही यहां से कैथोड रेज निकली, तो अगर कैथोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो क्या होता? रेज ने सीधा चला जाना था। बट हुआ क्या? इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली जो रेस थी वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। अब पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव। तो इस वहां से आइडिया लगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इसी को साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड से भी कंफर्म किया गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये देखा गया कि कैथोड रेज जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, जो अगेन कंफर्म करता है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद हम एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल एट ए हाई स्पीड, वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज कैन कोज फ्लोरसेंस, या अभी हमने पढ़ लिया कि जो कैथोड रेज हैं वो फ्लोरसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं। जब आप इसको किसी फ्लोरसेंट मटेरियल के ऊपर बोम्बार्ड करवाओगे, टकराओगे, तो वहां पे कुछ सेंटिलेशन या ग्लो पैदा होगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पे एक मेटल की रोड ले लो और इधर से आप कैथोड रेज को इसके ऊपर गिराओ। तो ये पाया गया कि जो मेटल है वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो काफी स्पीड से आ रहे थे, तो जैसे ही टकराए तो उन्होंने अपनी एनर्जी जो है मेटल को ट्रांसफर कर दी, और मेटल उसको एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या हो गया? हीट हो गया। तो यानी कि जो कैथोड रेज हैं वो किसी दूसरे मेटल को क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन ए हैवी मेटल दे प्रोड्यूस एक्स रेज। तो जब भी किसी हैवी मेटल के ऊपर, मान लो ये मेटल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या करेंगी? एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी। अब एक्स रेज क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कभी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, अंदर के ऑर्बिटल में जंप करते हैं, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। उसके बाद कैथोड रेज पोजेसेस आयनाइजिंग पावर, यानी कि कैथोड रेज जो है वो आयनाइजिंग पावर प्रोड्यूस करती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ली थी, फॉर एग्जांपल हीलियम, और इससे जब कैथोड रेज टकराएगी तो अभी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगी? इस गैस को आयनाइज कर देगी, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस सेंटिलेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। जो फोटोग्राफिक प्लेट हैं उनके ऊपर भी कैथोड रेज सेंटिलेशन प्रोड्यूस करती हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थीन मेटेलिक फिल्म, यानी कि अगर आप जैसे कैथोड रेज है इसके रास्ते में एक मेटल की रोड लगा दो,
या मेटल की प्लेट लगा दो पतली सी, तो क्या होगा वो इसके अंदर से आर-पार हो जाएगी, इसको पेनिट्रेट कर देगी। तो आई होप आपको कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ये पाया गया कि द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट कांस्टिट्यूट कैथोड रेज़ आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जो कैथोड रेज़ हैं, यानी कि कैथोड रे जिन नेगेटिवली पार्टिकल से बनी है उनको क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जे थॉमसन ने सिर्फ कैथोड रेज को डिस्कस किया था, उनकी डिस्कवरी की थी और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज बताई थी, बट जो इलेक्ट्रॉन उनको नाम दिया गया था दैट इज आई थिंक गिवन बाय द स्टैनले। ओके, ये डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो आई होप आपको ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरीके से चार्ज निकाला जा सकता है और कैसे साइंटिस्टों ने मतलब चार्ज निकाला, उनके माइंड में क्या आइडिया आया, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए। थैंक यू।